नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RGS में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि 1 फरवरी को हमारा भारत सरकार द्वारा जो है माननीय वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने बजट पेश किया। तो जैसा कि पता है आप लोगों को कि जो बजट होता है उसे तैयार करने की जिम्मेदारी जो होती है वो वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, ठीक है, आर्थिक मामलों के विभाग आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा जो है बजट प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है। और इसे जो पेश किया जाता है वो किसके द्वारा? वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, ठीक है। तो अभी जो बजट पेश हुआ है वो कौन से वित्त वर्ष के लिए पेश हुआ है? 2025 और 26 के लिए पेश हुआ है। तो आप लोगों को पता होगा। तो 1 फरवरी को बजट पेश किया गया। इसकी प्रमुख विशेषताएं को देखेंगे आज हम लोग। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RGS में। और आगे बढ़ने से पहले, विशेषताएं देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें। तो बजट पेश करते ही जो है वित्त मंत्री जी थी, उन्होंने बोला ये ज्ञान का बजट है। क्या बोला? ज्ञान का बजट है। तो ज्ञान का बजट है। ज्ञान का बजट है। जी स्टैंड फॉर गरीब। वाई स्टैंड फॉर यूथ। ए फॉर अन्नदाता। और एन फॉर नारी। मतलब इन चारों लोगों को देखते हुए जो है ये बजट तैयार किया गया है। तो वित्त मंत्री जी का ये वक्तव्य था कि ये ज्ञान का बजट है। इस बजट में जो पेश किया गया है, बजट को जो पेश किया गया उसका कुल आकार देखे तो कितना था? 50.65 लाख करोड़ रुपए का। इतने रुपए का जो है बजट पेश किया गया। अब बजट क्या होता है? बजट में कौन कौन से ईयर शामिल होते हैं? मतलब 3 प्रमुख कंपोनेंट, मतलब ईयर शामिल होते हैं आगामी वित्त वर्ष के लिए, प्रेजेंट के लिए और पिछले के लिए। तो ये बजट का एक सेशन और इसी चैनल पर अपलोड है, उसे आप लोग देखिएगा। पिछला वीडियो जो अपलोड हुआ था वहाँ से बहुत सारी चीज़ें, टर्मिनोलॉजी जो है आपको समझ में आएगी। चलिए विशेषताओं को देखते हैं। तो इसकी जो विकास यात्रा है, उस विकास यात्रा को जो है 4 इंजन है विकास यात्रा के। और विकास यात्रा की जो गंतव्य स्थान है वो क्या है? विकसित भारत। 2047 तक जो है भारत का लक्ष्य है कि वो विकसित भारत बन सके। इसके लिए उसने 4 जो है इंजन निर्धारित किए हैं। तो किस पर फोकस करेगा मेन, ये बजट हमारा बताता है इंजन के माध्यम से। तो कृषि पर फोकस करेगा, MSME पर फोकस करेगा,
निवेश को बढ़ावा देगा और निर्यात को बढ़ावा देगा। ठीक है, तो ये 4 चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इस पर फोकस करना है। अब इसमें ईंधन में सुधार करेगा, यानी ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना है। दर्शक प्रेरणा क्या होगा? समावेशिता, यानी सभी को विकास की यात्रा में शामिल करना है। मतलब जो भी विकास की मुख्य धारा से छूट गए हैं, वंचित हैं, उन्हें इसमें शामिल करना है ताकि वो आर्थिक गतिविधि में योगदान दे सके। साथ ही साथ उनका भी वित्तीय समावेशन हो सके। ठीक है, आदरणीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि जो देश है सिर्फ भूमि नहीं बल्कि इसके लोग हैं। तो ये साउथ के कवि हैं, उनके द्वारा ये कोटेशन लिया गया है। आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि ये जो कोटेशन है वो किस कवि के द्वारा लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये देखिए, विकसित भारत की आकांक्षा क्या होगी? तो आकांक्षा जो होगी, विकास में तेजी लाना, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो उसमें तेजी लाना, समावेशी विकास सुनिश्चित करना, भारत के बढ़ते मध्य वर्ग की व्यय करने की क्षमता बढ़ाना। यहाँ पर डिमांड बढ़ाएंगे तभी जो है, व्यय जब बढ़ाएंगे तभी डिमांड बढ़ेगा। तो ये मध्यम वर्ग पर जोर दे रहे हैं कि मध्यम वर्ग की जो व्यय करने की क्षमता है वो बढ़े। निजी क्षेत्र के निवेश में नई जान डालना, निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट पार्टनर्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करें अर्थव्यवस्था में, उस पर जोर देना। तो ये आकांक्षा है सरकार की। परिवारों के मनोभावों में उल्लास भरना। तो ये मुख्य 5 जो है आकांक्षाएं हैं। तो कितने आकांक्षाएं हैं? 5 है। विकास में तेजी लाना, समावेशी विकास सुनिश्चित करना, भारत के बढ़ते मध्य वर्ग की व्यय करने की क्षमता बढ़ाना, निजी क्षेत्र में निवेशों में नई जान डालना, परिवारों के मनोभावों में उल्लास भरना। तो 5 आकांक्षाएं हो गई। अब आकांक्षाओं के बाद जो है, जो ज्ञान की बात किया उन्होंने, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। तो ज्ञान पर केंद्रित विकास के उपाय हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले जो है इन्होंने कृषि विकास को बढ़ावा और ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देना इस बजट का मुख्य उद्देश्य है। तो इसमें केसीसी के माध्यम से अधिक ऋण दिया जाएगा। तो केसीसी आपको पता होगा 1998 में जो है केसीसी लाया गया था ताकि किसानों को संस्थागत ऋण मिल सके। तो सरकार ने अभी ये बताया है कि 7.7 करोड़ किसानों को कार्ड जारी किए जा चुके हैं। और इसमें जो है केसीसी में अब जो किसान ही नहीं बल्कि मछुआरे, डेयरी उद्योग और अन्य जो कृषि गतिविधि हैं वो भी शामिल होंगी। तो इसमें जो पहले ऋण का प्रावधान था केसीसी के माध्यम से 3 लाख था, 3 लाख था। अब उसे बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? 5 लाख कर दिया गया है। ठीक है, तो 5 लाख तक कर दिया गया है। तो ये तो हो गई केसीसी के बारे में। एक सरकार जो है एक नई योजना भी लाएगी, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, कृषि जिला विकास कार्यक्रम के माध्यम से। तो इसमें 100 जिलों को शामिल करने हेतु इस कार्यक्रम को 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना है। होगा क्या कि भारत भर में 100 जिले चयनित किए जाएंगे और जहां पर प्रोडक्टिविटी कम है, ठीक है, तो वहां पर इस योजना का मुख्य फोकस होगा। ये ठीक वैसा ही है जैसे आकांक्षी जिला और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम लाया गया था। तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में आकांक्षी जिला और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम कब लाया गया था। कपास उत्पादकता मिशन। तो कपास उत्पादकता मिशन जो है ये 5 वर्षीय मिशन होगा, 5 वर्ष के लिए लाया जाएगा।
इससे कपास की कृषि उत्पादकता और वहनीयता में पर्याप्त सुधार में मदद मिलेगी। तो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो उत्पादन क्या होता है और उत्पादकता क्या होता है, ये आप लोगों को भली भांति पता होगा। उत्पादन का मतलब किसी वस्तु को प्रोड्यूस करना यानी निर्माण करना। ठीक है, तो हम कोई फसल लगाते हैं तो वो प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं उत्पादन। उत्पादकता का मतलब होता है दक्षता से, मतलब प्रति हेक्टेयर कितना उत्पादन हो रहा है उसे हम बोलेंगे उत्पादकता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि वहनीयता में पर्याप्त सुधार में मदद मिलेगी। तो कपास पर जोर दिया जा रहा है। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन, तो हाई यील्ड वैरायटी की सीड जो है लाई जाएगी। इसके तहत क्या होगा, उच्च पैदावार, कीट प्रतिरोधी और जलवायु अनुकूलन के गुणों से संपन्न बीजों का लक्षित विकास और प्रचार किया जाएगा। क्योंकि अभी वर्तमान समय में हमारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है और ज़्यादातर शुष्क मौसम रह रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जलवायु अनुकूल जो है बीज डेवलप किए जाएंगे। और पिछले वर्ष भी जो है ऐसी कुछ बीजों के लिए जो है घोषणा की गई थी। तो इसमें जो है हाई यील्ड वैरायटी सीड लाए जाएंगे। बिहार में जो है मखाना बोर्ड की स्थापना होगी। ठीक है, अभी आप लोगों को पता होगा कि मिथिला मखाना जो है बिहार में उसको जीआई टैग दिया गया था। तो उसके लिए जो है हाई यील्ड मखाना बोर्ड की स्थापना होगी और इसमें उत्पादन और प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार लाना और एफपीओ का गठन करना। एफपीओ मतलब फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ठीक है, तो इसका गठन किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दलहन में देखें तो सरकार का जो लक्ष्य है कि दलहन में आत्मनिर्भरता हासिल करना, जिसमें तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देते हुए 6 वर्षीय मिशन का प्रारंभ किया जाएगा, जिसमें जलवायु के अनुकूल बीजों का विकास एवं वाणिज्य उपलब्धता, प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना, उत्पादकता में वृद्धि, कटाई के बाद भंडारण यानी स्टोरेज में सुधार करना और प्रबंधन, किसानों को लाभकारी कीमत प्रदान करना। तो दलहन में आत्मनिर्भरता बढ़ाना है, क्योंकि भारत में उपभोग बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जनसंख्या भी यहाँ पर ज़्यादा है, तो सबको प्रोटीन उपलब्ध हो सके, इसलिए जो है दलहन में आत्मनिर्भरता जो है सरकार लाना चाहती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक के रूप में भारतीय डाक, तो भारतीय डाक जो है इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरे भारत भर में फैला हुआ है। तो सरकार ये चाहती है कि आजकल तो जो चिट्ठी पत्री का दौर है वो डिजिटलाइजेशन के दौर में कम हो गया है। मेल से जो है और व्हाट्सएप से सूचना का आदान प्रदान हो जाता है। कोई भी लेटर भेजना होता है हम भेज देते हैं, टेलीग्राम हो गया, अन्य माध्यम है। तो जब ये इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पर कंप्यूटर लगे हैं, एम्प्लॉय डिप्यूट है, ठीक है, बिल्डिंग्स है, तो उस अवसंरचना का जो है हम इस्तेमाल कर सकें, तो इसीलिए भारत जो है इस पर भी फोकस कर रही है कि ग्रामीण समुदाय के आसपास स्थित ये जो डाक, भारतीय डाक हैं, उसमें जो है कुछ इनोवेशन किया जाए और संस्थागत खाता सेवाएं खोला जाए, डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, कैश आउट और ईएमआई पिकअप, ये सब जो है सुविधा स्थापित की जाए। जैसे हम कोई भी ऋण लेते हैं तो हर महीने मंथली इंस्टॉलमेंट देते हैं ना, तो उसे जो है ईएमआई बोलते हैं। तो भारतीय डाक जो है वहाँ से ईएमआई कलेक्ट करे।
सूक्ष्म उद्योगों को क्रेडिट सेवाएं और बीमा उपलब्ध कराना, ठीक है, डिजिटल सेवाओं की सहायता करना, ठीक है। तो ये सब मुख्य लक्ष्य है। अब बात आ जाती है एमएसएमई को। तो एमएसएमई को देखें तो इसमें एमएसएमई को सहायता एवं मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाना है। तो मेक इन इंडिया कब लॉन्च किया गया था? तो मेक इन इंडिया जो है 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया, यानी भारत में जो भी गुड्स है उसको भारत में ही बनाया जाए और आयात को कम किया जाए और यहाँ से निर्यात को बढ़ाया जाए। तो इसमें एमएसएमई जो है बहुत बड़ा रोल अदा करती है। तो एमएसएमई को सहायता देना और मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाना इसका लक्ष्य है। तो सबसे पहले सरकार जो है क्रेडिट सहायता लेकर आएगी, जिसके तहत उद्यम पोर्टल लॉन्च करेगी और पंजीकरण के माध्यम से 5 लाख क्रेडिट कार्ड पर मिल सकेगा, ठीक है। पहली बार के जो बिजनेस स्थापित होंगे उसमें 5 लाख क्रेडिट कार्ड होगा। इसमें उद्यम पोर्टल पर पंजीकरण आवश्यक है। सूक्ष्म उद्योगों के लिए 5 लाख रुपए की सीमा के साथ क्रेडिट कार्ड जारी होंगे और प्रथम 10 वर्षों में 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे। पहली बार के उद्यमियों के लिए जो महिलाएं शामिल होंगी उसमें अनुसूचित जाति के लोग शामिल होंगे, अनुसूचित जनजाति के लोग शामिल होंगे या अन्य उद्यमी शामिल होंगे। उन्हें क्या होगा, 5 लाख पहली बार के उद्यमियों के लिए नई योजना शुरू की जाएगी ताकि अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ तक के ऋण उपलब्ध दिए जाए। तो 5 वर्षों में 2 करोड़ तक का ऋण बांटना है। इसमें निम्नलिखित अधिदेश और अधिदेश के साथ विनिर्माण मिशन पर जोर देना है, जैसे व्यापार करने की सुगमता और लागत, मांग वाली नौकरियों के लिए भविष्य तैयारी हेतु कामगार यानी स्किल डेवलप करना, जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उसमें क्या डिमांड है एम्प्लॉइयों की, उन्हें स्किल देना, जीवंत और गतिशील एमएसएमई क्षेत्र, औद्योगिकी की उपलब्धता, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, जलवायु अनुकूल विकास के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकी विनिर्माण, श्रम सघन क्षेत्रों के लिए, जैसे श्रम सघन क्षेत्र कौन से क्षेत्र हैं जहां पर श्रम की अधिकता होती है, ठीक है। तो उन क्षेत्रों के लिए जैसे फुटवेयर और लेदर क्षेत्र के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम लाया जाएगा। आशा है कि इस स्कीम से 22 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। तो सरकार ये अपेक्षा कर रही है कि 22 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा और रुपए 4 लाख करोड़ का टर्नओवर होगा और रुपए 1.1 लाख करोड़ के निर्यात होंगे। खिलौना क्षेत्र पर भी जो है फोकस किया जाएगा और मेड इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाएगा। आज के डेट में जो है भारत में देखेंगे आप तो लगभग 60% तक भारतीय बाजार में जो है खिलौने चाइनीज भरे पड़े हैं। तो इस क्षेत्र में भी सरकार का फोकस है। खाद्य प्रसंस्करण के लिए सहायता। खाद्य प्रसंस्करण क्या होता है, जैसे कृषि से जो भी कच्चे माल होते हैं इन उद्योगों में लाया जाता है और फिर जो है उसमें वैल्यू एडेड किया जाता है और उसे उपभोग करने के लिए बनाया जाता है, तो उसी को हम खाद्य प्रसंस्करण कहते हैं। तो बिहार में जो है क्या होगा कि राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना होगी, ठीक है। और इससे जो है क्या होगा, किसानों की आय में वृद्धि होगी और युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण मिलेगा, उद्यमशीलता और रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। तो ये हो गया। अब देखिए, गारंटी सुरक्षा के साथ ऋण की उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। जैसे अभी जो है एमएसएमई के लिए जो है 5 करोड़ का जो है ऋण उपलब्धता थी, जिसे बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 10 करोड़, ठीक है। स्टार्टअप
जो भी कंपनियां होती थी उन्हें अभी वर्तमान में 10 करोड़ रुपए था ऋण गारंटी सुरक्षा, अब उसे 20 करोड़ कर दिया गया है। और निर्यात एमएसएमई के लिए जो पहले 20 करोड़ था वो यथावत है। अब देखिए यहाँ पर एमएसएमई की नई परिभाषा जो है दी गई है। एमएसएमई के वर्गीकरण मानदंडों में संशोधन किया गया है। तो क्या संशोधन किया गया है कि ये पहले जो है निवेश के आधार पर देखें एमएसएमई किसे कहते हैं, और उन निवेश और टर्नओवर दो चीज़ें देखी जाती हैं इसमें। तो सूक्ष्म उद्यम के लिए वर्तमान में जो है 1 करोड़ था, मतलब 1 करोड़ तक आप निवेश करते हैं किसी कंपनी में, ठीक है, और कंपनी बनाते हैं तो उसे हम सूक्ष्म उद्यम कहते थे। अब जो है इसे 2.5 करोड़ कर दिया गया है, यानी आप 2.5 करोड़ तक जो है आप निवेश करते हैं कंपनी में तो भी उसे सूक्ष्म उद्यम माना जाएगा। और फिर लघु उद्यम में पहले जो 10 करोड़ था उसे 25 करोड़ कर दिया गया है। मध्यम उद्यम में जो निवेश था वो 50 करोड़ था, अब इसे 125 करोड़ कर दिया गया है। तो यहाँ पर एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। पैटर्न क्या है कि ये जो है इसमें जो है गुणे 2.5 का मल्टीप्लाई किया गया है, इसमें भी 2.5 का मल्टीप्लाई किया गया है, इसमें भी 2.5 का मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसीलिए ये इतना बढ़ा है। टर्नओवर की बात करें तो वर्तमान में जो है सूक्ष्म उद्यम के लिए 5 करोड़ था, जो अब संशोधित करके 10 करोड़ कर दिया गया है। लघु उद्यम के लिए 50 करोड़ था, जो अब संशोधित करके 100 करोड़ कर दिया गया है। और मध्यम उद्यम के लिए 250 करोड़ था, जिसे अब 500 करोड़ कर दिया गया है। तो यहाँ भी एक पैटर्न दिख रहा है, क्या है, 2 का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो इस पैटर्न को आप याद रखेंगे, पिछला आपको डाटा याद रहेगा तो आप नई परिभाषा लिख सकते हैं आराम से। तो ये मेंस के एग्जाम के लिए अगर एमएसएमई या पीटी में आ गया तो आप इस फॉर्मूले से आप याद रखेंगे, पैटर्न से। आगे बढ़ते हैं। अब लोगों के अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश के माध्यम से क्या करना है कि पहले तो सरकार बोल रही है कि हम लोगों में निवेश करेंगे, ठीक है, फिर अर्थव्यवस्था में निवेश करेंगे और नवाचार में निवेश करेंगे। तो 3 फोकस क्षेत्र हैं, कहाँ कहाँ निवेश करना चाह रही है, लोगों में, यानी ह्यूमन में, ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल में बदलना चाह रही है। और लोगों में निवेश करेगी तो कैसे करेगी, अच्छी शिक्षा देगी, अच्छे कौशल देगी, स्वास्थ्य देगी, ठीक है, तो वो ह्यूमन कैपिटल में बदल जाएंगे। और ह्यूमन कैपिटल में जब बदलेंगे तो वो अर्थव्यवस्था में योगदान देंगे। तो इसीलिए लोगों में सरकार निवेश करना चाह रही है। तो इसके लिए क्या करेगी कि सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0। तो आंगनवाड़ी कार्यक्रम जो है आप लोगों को पता होगा 1975 में लाया गया था, एकीकृत बाल विकास सेवा यानी ICDS के माध्यम से, ठीक है। तो ये 1975 में लाया गया था। पोषण 2.0 ये इसकी घोषणा जो है बजट 2021-2022 में की गई थी, ठीक है। ये पूरक पोषण कार्यक्रम है। तो सरकार का लक्ष्य है कि सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 का विस्तार किया जाएगा। IIT में क्षमता का विस्तार। अब IIT में क्या होगा कि अभी जो वर्तमान में है 23 IIT हैं। 2014 के बाद से जो है 5 IIT बने हैं, ठीक है, 2014 के बाद से। और सरकार का लक्ष्य है कि इसमें 65,000 जो है IIT में 65,000 नई सीटें बढ़ाई जाएंगी। सरकार ने यह भी बताया कि जो IIT की जो सीटें हुई हैं वो दोगुनी हो गई हैं, ठीक है। तो IIT की क्षमता भी
विस्तार करना है। सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्र खोला जाएगा। तो सब जो भी जिला में अस्पताल हैं, जिले लेवल पर, एक जिले लेवल पर मेन अस्पताल होता है ना, वहाँ पर क्या है कि डे केयर कैंसर केंद्र खोला जाएगा। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, तो इसके तहत क्या होगा, स्कूली और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं की पुस्तकों को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें मुख्यतः जो है, जो भी पुस्तकें हैं उन्हें भारतीय भाषाओं में पहले तो ट्रांसलेट करना है, यानी अनुवाद करना है और फिर उसको डिजिटल रूप में डालना है, ताकि आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकें और उस पुस्तक का लाभ ले सकें। कौशल प्रशिक्षण के लिए 5 राष्ट्रीय उत्पादकता केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिसमें वैश्विक विशेषज्ञता और साझेदारियां होगी। ठीक है, तो ये कौशल प्रशिक्षण के लिए 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अटल टिंकरिंग लैब की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो अटल टिंकरिंग लैब जो है, आप लोगों को पता होगा, ये 2016 में लाया गया था। और किसके द्वारा लाया गया था? नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग के द्वारा। तो 2016 में जो है नीति आयोग के द्वारा अटल टिंकरिंग लैब लाया गया था। इसमें होता क्या था कि स्टेम, जो स्टेम आप जानते होंगे ना, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, इन क्षेत्र में जो है बढ़ावा देना, इन क्षेत्रों में, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम स्टेम के तहत जोड़ सकें, स्टेम की ओर बढ़ा सकें। तो वर्तमान में जो है लगभग 8,000 अटल टिंकरिंग लैब हैं। ठीक है, और सरकार का लक्ष्य है कि अगले 5 सालों में कितने सरकारी स्कूलों में 50,000 प्रयोगशालाएं स्थापित करेगी। तो ये अटल टिंकरिंग लैब का आगामी वित्त वर्ष के लिए योजना है। शिक्षा के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र, जिसका कुल परिव्यय 500 करोड़ होगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो क्या है कि आर्टिफिशियल रूप से, यानी मशीन होगी, मशीन में हम ऐसी बुद्धिमत्ता डाल दें, ऐसा डेवलपमेंट कर दें कि वो मानव की तरह सोच सके। ठीक है, और जो भी हम उसमें डाटा डालें या क्वेश्चन पूछें, जो भी हम उससे आउटपुट लेना चाहें वो हम ले सकें। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए जो है 500 करोड़ पर व्यय करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन, यानी ग्रामीण क्षेत्र में सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में, माध्यमिक स्कूल कौन होते हैं? क्लास 8 तक के। ठीक है, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र CHC जिसको बोलते हैं, वहाँ तक इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करा जाएगी। चिकित्सा शिक्षा का विस्तार होगा, जैसा कि अगले 5 वर्षों में 75,000 सीटें जोड़ने के लक्ष्य से 10,000 अतिरिक्त सीटें बढ़ाएंगी। 5 वर्षों के लिए कितना सीटें जोड़ेगी? 75,000। ठीक है, तो ये मुख्य लक्ष्य है। पीएम स्वनिधि आप लोगों को पता होगा 1 जून 2020 को लॉन्च किया गया था। तो इसके जरिए क्या होगा कि KCC के माध्यम से शुरुआत होगी। ठीक है, बैंकों में अधिक ऋणों, UPI से जुड़े क्रेडिट कार्डों और क्षमता निर्माण सहायता के साथ सुधार किए जाएंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कामगारों का कल्याण, जो भी ऑनलाइन रूप में वर्कर्स काम करते हैं
उनके लिए नई योजना लाई जाएगी। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण किया जाएगा और पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य की देखभाल की जाएगी। पीएम जन आरोग्य योजना जो है कब लाया गया था? 1 मार्च 2019 को। ठीक है, तो इसके माध्यम से स्वास्थ्य की देखभाल की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अन्य उपाय देखें तो क्या है। अवसंरचना के लिए राज्यों को सहायता। अवसंरचना किसे कहते हैं? जैसे बिल्डिंग हो गया, ठीक है, पुल हो गया, सड़क हो गया इत्यादि। ऐसी एक्टिविटी जो दीर्घकाल में आय का माध्यम बन सके, उन्हें हम अवसंरचना कहते हैं। ठीक है, और उससे जो है त्वरित लाभ तो ना हो, लेकिन कालांतर में लाभ मिल सके और वो अर्थव्यवस्था में उत्पादन में सहायक की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी फैक्ट्री लगाना है तो उसके लिए बिल्डिंग चाहिए ना, तो बिल्डिंग को हम क्या कहेंगे? अवसंरचना कहेंगे। वो बिल्डिंग बना दिए तो वहाँ तो हम पैसे खर्च किए, वो लाभ तो देगी नहीं, लेकिन हाँ उस बिल्डिंग में हम मशीनरीज लगाएंगे, एम्प्लॉय डिप्यूट करेंगे, उत्पादन करेंगे तो हमें लाभ होगा। तो उसके लिए जो है राज्यों को सहायता देगी सरकार। तो क्या बोल रही है? 1.5 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय से पूंजी व्यय के लिए राज्यों को 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण और सुधारों के लिए प्रोत्साहन। ठीक है, तो 1.5 लाख करोड़ देगी, 5 वर्ष के लिए राज्यों को ब्याज मुक्त, यानी कोई भी उनके बदले इंटरेस्ट नहीं पे करना है, और ये जो है पूंजीगत व्यय के लिए दिया जाएगा। जल जीवन मिशन जो कि 2019 में लाया गया था, ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या किया गया है कि 100% कवरेज प्राप्त करना है। प्रारंभ में ये सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए था, अब जो है इसको शहरी क्षेत्रों में भी लागू किया जाएगा, तभी तो 100% कवरेज प्राप्त करेंगे। तो इसमें क्या कह रहा है? बढ़े हुए परिव्यय के साथ मिशन का विस्तार 2028 तक किया गया है। तो विस्तार कब तक किया गया है? 2028 तक। विद्युत क्षेत्र में सुधार करना है तो वितरण सुधारों के लिए प्रोत्साहन तथा राज्य के भीतर ट्रांसमिशन में वृद्धि। ये सुधार करने पर राज्यों को उनके जीडीपी का 0.5% की अतिरिक्त उधारी मिल सकेगी। यानी विद्युत क्षेत्र में सुधार कौन करेगा? राज्य करेंगे, और राज्य करेंगे तो उसके लिए केंद्र सरकार जो है उनके जो राज्य का जो टोटल जीडीपी होगा उसका जो है 0.5% एक्स्ट्रा जो है उधारी देगी। परिसंपत्तियों और मौद्रीकरण योजना 2025 और 2030 के लिए लाई गई है। इसका क्या होगा कि ये पहला चरण जो है 2021 में लाया गया था, 2021 में पहला चरण था। अब ये दूसरा चरण शुरू होगा 2025 और 30 के लिए। तो परियोजनाओं में 10 लाख करोड़ की पूंजी वापस लाने के लिए शुभारंभ किया गया है। ठीक है, यानी सरकार जो है जो भी परिसंपत्ति है, जैसे बिल्डिंग हो गया, ठीक है, या टोल हो गया, जो भी है ज़मीन है, उसे लीज पर देगी। और जब लीज पर देगी तो वहाँ पर क्या होगा? उससे आय प्राप्त होगा। तो सरकार का ये लक्ष्य है कि 10 लाख करोड़ की पूंजी वापस लाने की योजना है। शहरी चुनौती और निधि। तो शहरी चुनौती में विकास केंद्रों के रूप में शहर और शहरों का सृजनात्मक पुनर्विकास और जल स्वच्छता का प्रस्ताव क्रियान्वित करने के लिए 1 करोड़ रुपए प्रावधान किए गए हैं। तो जल व स्वच्छता के लिए फंड जो एलोकेट किया गया है वो कितना है? 1 लाख करोड़ का, जिसमें जो है विकास केंद्रों के रूप में शहर और शहरों का सृजनात्मक और पुनर्विकास किया जाएगा। ठीक है, सामुद्रिक
विकास की निधि पर जो है केंद्र सरकार जो है 49% तक योगदान देगी और शेष जो है अन्य तरीकों से आएगा, जिसमें 25,000 करोड़ का संग्रह शामिल किया गया है। विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन, तो इसके तहत जो है निजी क्षेत्र के साथ सक्रिय साझेदारी के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम तथा परमाणुवी नुकसान के लिए सिविल देयता अधिनियम में संशोधन किए जाएंगे। ठीक है, यानी जो अभी तक जो है परमाणु ऊर्जा का जो मुख्य एलिमेंट होता है उसका खनन जो है सरकार करती थी, उसके स्वामित्व में था, लेकिन अब इस पर सरकार जो है निजी क्षेत्र की सक्रिय साझेदारी के लिए जो है सरकार कुछ अधिनियम ला सकती है। उड़ान के बारे में मालूम होगा आप लोगों को। उड़े देश का आम नागरिक, जो कि 21 अक्टूबर 2016 को लाया गया था। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो है अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्य तक 4 करोड़ यात्रियों को ले जाने के लिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होगा। उड़े देश का आम नागरिक। भविष्य में बिहार की ज़रूरतों के लिए क्या होगा कि वहाँ पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, पश्चिमी कोसी नहर, ERM परियोजना के लिए वित्तीय सहायता। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट क्या होगा? जो पूरी तरीके से नवीन तरीके से निर्मित होगा। जैसे ये पूरा लैंड है, अब यहाँ पर कोई जंगल ज़मीन है, ठीक है, तो यहाँ पर पहले से कुछ बना नहीं है, ये अब जो है सरकार जो है इस पर बनाएगी नए सिरे से, तो इसी को बोलते हैं ग्रीनफील्ड। तो इसके लिए सरकार जो है पहल शुरू की है कि बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। स्वामी निधि 2 मिश्रित वित्त पोषण सुविधा के माध्यम से 1 लाख आवासीय इकाइयों का निर्माण कार्य तेजी में पूरा करने के लिए 15,000 करोड़ का निवेश। मतलब जो मेट्रोपॉलिटन शहर है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है कि बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसे हैं जो आधे अधूरे निर्मित हैं, तो उसके लिए जो है सरकार जो है 15,000 करोड़ का निवेश करेगी और उन बिल्डिंगों को, आधा अधूरे घर को पूरा करने में योगदान देगी और पूरा करने के बाद लोगों को देगी, ताकि लोगों का जो घर खरीदने का सपना होता है, घर प्राप्त करने का सपना होता है, वो पूरा हो सके। ठीक है, रोजगार आधारित विकास के लिए पर्यटन, तो राज्यों के साथ साझेदारी में शीर्ष पर्यटक गंतव्य स्थलों की विकास किया जाएगा। सुव्यवस्थित वीज़ा सुविधाओं की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, हमारे युवाओं के लिए गहन कौशल कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। कौशल क्या है? कौशल जो है, जब एक युवा होता है उसे उचित प्रशिक्षण दे दिया जाए किसी क्षेत्र में, तो वो जो है आर्थिक गतिविधि में संलिप्त होगा। अदरवाइज युवा तो एक मिसाइल की तरह होता है, अगर उसे उचित स्वास्थ्य न मिले, उचित शिक्षा न मिले, उचित कौशल न मिले, उचित रोजगार न मिले, तो वो क्या है, युवा जो मिसाइल जो है मिसगाइडेड हो सकता है। तो इसलिए सरकार का फोकस है कि कौशल विकास पर बल दिया जाए और युवाओं को कौशल विकास दिया जाए। राज्यों को निष्पादन संबद्ध योजना यानी परफॉर्मेंस लिंक्ड स्कीम, इंसेंटिव, प्रोत्साहन है ना। इंसेंटिव क्या होता है? प्रोत्साहन। जैसे किसी भी कार्य को करने के लिए आपको पेमेंट तो मिलता है, लेकिन अलग से मोटिवेट करने के लिए कि आप जो है कार्य को और बेहतर तरीके से कर सकें, आपकी दक्षता बढ़ जाए, इफ़िशियंसी बढ़ जाए, तो उसके लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो एप्रिसिएशन दिया जाता है कभी कभी जो है, फिर कभी कभी प्राइज दे दिया जाता है, कभी आर्थिक रूप में दे दिया जाता है। तो राज्यों के निष्पादन संबंध प्रोत्साहन स्कीम के तहत जोड़ा जाएगा। ठीक है,
जिसे हम PLI बोलते हैं। होम स्टे के लिए मुद्रा ऋण दिया जाएगा। ठीक है। पर्यटक गंतव्यों तक यात्रा की सुगमता और संपर्क बढ़ाया जाएगा। ठीक है। लोगों के अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश, तो PM अनुसंधान अध्येता वृत्ति, इसमें क्या होगा कि IIT और IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, और IISc यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के माध्यम से जो है 10,000 नए अनुसंधान केंद्र खोले जाएंगे। ठीक है। अब जो है फसल जर्म प्लाज्म के लिए जीन बैंक। जर्म प्लाज्म क्या होता है? किसी प्रजाति का आनुवांशिक सामग्री जिसके जरिए वो अपना गुण जो है दूसरे जो है जब पुनर्जन्म होता है तो वहाँ पर ट्रांसप्लांट कर सके। तो भविष्य में खाद्य और पोषाहारी सुरक्षा के लिए 10 लाख जर्म प्लाज्म लाइनों वाला दूसरी जीन बैंक स्थापित किया जाएगा। तो सेकेंड जीन बैंक स्थापित होगा। ज्ञान आधारित मिशन, यहाँ पर क्या होगा कि 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को जो है इसमें शामिल किया जाएगा और किया जाएगा कि इसे जो है डिजिटल रूप में बदला जाएगा। पांडुलिपि क्या है? पांडुलिपि आप लोग देखते होंगे कि पहले जो है जब कागज का आविष्कार नहीं हुआ था तो उस समय जो है लोग जो है भोजपत्र वगैरह पर, पेड़ की छाल वगैरह पर लिखते थे, तो उसे हम पांडुलिपि कहते हैं। तो वो जो है यहाँ पर 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को डिजिटलाइज रूप में कन्वर्ट करेगी सरकार। अनुसंधान और विकास और नवाचार पर फोकस क्या होगा? तो इसमें जो है प्राइवेट यानी निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा और अनुसंधान और नवाचार के लिए 20,000 करोड़ का आवंटन किया जाएगा। राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन, तो ये क्यों लाया गया है कि ताकि डिसीजन हम बेहतर ले सकें। बुनियादी भू स्थानिक अवसंरचना और डाटा विकसित करना, PM गति शक्ति का उपयोग करते हुए भू अभिलेखों, शहरी योजना और अवसंरचना परियोजना में डिजाइन के आधुनिकीकरण में सुविधा लाना। तो PM गति शक्ति जो है आप लोगों को पता होगा 2021 में लाया गया था बुनियादी ढांचे के विकास के लिए। ठीक है। तो PM गति शक्ति के बारे में भली भांति आप लोग परिचित होंगे, तो उसके लिए भी सरकार प्रयासरत है। निर्यात संवर्धन की बात करें तो निर्यात संवर्धन मिशन शुरू किया जाएगा। इसमें क्या होगा? सेक्टर एंड मिनिस्ट्रीज स्पेसिफिक टारगेट निर्धारित होगा। ठीक है। क्षेत्रीय और मंत्रालयी लक्ष्यों से MSME को निर्यात ऋण तक आसान पहुंच और क्रॉस बॉर्डर फैक्चरिंग सहायता की सुविधा और विदेश बाजारों में गैर टैरिफ की समस्या का सामना करने में मदद मिलेगा। और क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग क्या है? तो ये आप समझ लीजिए कि जैसे कोई कंपनी है A, ठीक है, और कोई कंपनी है C, तो इसे जो है अपना व्यापार बढ़ाने के लिए क्या है, इस कंपनी से पैसा लेना है, तो क्या करती है? ट्रेड रिसेबल जो है जारी करती है, ट्रेड रिसेबल जारी करती है। ठीक है। और बदले में ये पैसा ले लेती है, अब C को भी ज़रूरत है उसी समय पैसे के लिए, तो ये ट्रेड रिसेबल को बेच देगी। किसे बेच देगी? ट्रेड रिसेबल को बेच देगी। किसे बेच देगी? किसी अन्य कंपनी को।
ठीक है, तो मान लेते हैं वो डी है। अब डी बेच देगी, डी को बेच देगी। अब डी जो है जब पैसा लेगा तो किससे लेगा, इससे लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इंटरनेशनल लेवल पर ये काम होगा, किया जाएगा। तो इसीलिए जो है निर्यात संवर्धन मिशन शुरू किया जाएगा। ठीक है, भारत ट्रेड नेट। अब भारत ट्रेड नेट क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं और फाइनेंसिंग की व्यवस्था होगी। इसमें क्या होगा कि भारत की इकोनॉमी को अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन से जोड़ा जाएगा, एकीकृत किया जाएगा, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत करने में सहायता होगा भारत ट्रेड नेट से। ठीक है, एयर कार्गो के लिए भंडारण गृह की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जैसे कि उच्च मूल्य के शीघ्र खराब होने वाले बागवानी उत्पादों सहित एयर कार्गो हेतु अवसंरचना और भंडार गृह के उन्नयन की सुविधा होगी। पेरिसेबल आइटम जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, तो उनके लिए जो है भंडारक गृह की सुविधा यानी कोल्ड स्टोरेज की बात कर रहा है। ठीक है, ताकि पेरिसेबल आइटम जो है जल्दी से खराब ना हो, जैसे साग हो गया, भाजी हो गया, फल हो गया, तो ये सब क्या है, दूध हो गया, ये सब बहुत जल्दी खराब होते हैं। तो ये जो है शीघ्र खराब होने वाले उत्पादन है। अब यहाँ पर ईंधन के रूप में सुधार, तो ईंधन के रूप में क्या सुधार किया जाएगा, तो वित्तीय क्षेत्र में सुधार किया जाएगा, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में स्व सहायता समूह सदस्यों यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप और लोगों की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क लॉन्च किया जाएगा। इसके लिए जो है NBFID द्वारा और संरचना के लिए कारपोरेट बॉन्ड हेतु आंशिक ऋण संवर्धन सुविधा स्थापित की जाएगी। संशोधित केंद्रीय KYC रजिस्ट्री 2025 में शुरू की जाएगी, तो KYC की रजिस्ट्री भी होगी। ठीक है, और यहाँ पर जो है आंशिक ऋण जो है वो किसके द्वारा शुरू किया जाएगा, नाफेड के द्वारा, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के द्वारा। ठीक है, कंपनियों के विलय के शीघ्र अनुमोदन के लिए अपेक्षाओं और प्रक्रियाओं को तर्क संगत बनाया जाएगा, यानी सरलीकरण किया जाएगा कंपनी जो विलय करनी है उनके लिए। ठीक है, अब ये एक पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बीमा क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI। ठीक है, इसको जो है पहले 74% था, अब इसे 100% कर दिया गया है, लेकिन इसमें एक शर्त रखी गई है। शर्त क्या है कि ये उन्हीं कंपनियों पर लागू होगा जो सारा प्रीमियम जो है भारतीय बाजार में निवेश करेंगी। ठीक है, तो उसके लिए जो है 100% FDI कर दिया गया है बीमा क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं, कर सुधार भी किया गया है, जैसे प्रत्यक्ष करों में परिवर्तन और नया आयकर विधेयक लाने का प्रस्ताव। तो कर क्या होता है, जो अनिवार्य रूप से पे करना होता है। आप लोगों ने करापात और कराघात सुना होगा, तो करापात और कराघात। करापात का मतलब होता है जिसके ऊपर कर लगाया गया हो। ठीक है, तो उसे हम करापात मतलब किसके ऊपर लगाया गया। जैसे आपने अर्निंग की 15 लाख रुपए, तो उस पर टैक्स बनेगा, तो टैक्स जो है आपके ऊपर लगाया गया। ठीक है, या किसी कंपनी ने जो है अर्निंग की, तो उस पर टैक्स जो बना, तो करापात किस पर होगा, कंपनी के ऊपर होगा। तो वहाँ पर करापात का मतलब है जिसके ऊपर कर लगाया गया। कराघात का मतलब जिसने कर को अदा किया, यानी जिसने कर को पे किया, उसे कराघात। ठीक है,
तो उसे हम कराघात कहते हैं। अब ये दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के मामले में। तो यहाँ प्रत्यक्ष कर के बारे में बात कर रहा है। तो यानी प्रत्यक्ष कर जो है उसे कहते हैं जिसमें जो है करापात और कराघात दोनों एक ही व्यक्ति पर होता है। यानी कर जिस पर लगाया जाएगा वो भी और जो पे करेगा वो भी, दोनों एक ही व्यक्ति होगा। ठीक है, तो वहाँ इसे हम प्रत्यक्ष कर कहते हैं। इसके लिए जो है सरकार जो है नया आयकर विधेयक भी लाएगी। जो अभी जो हमारा आयकर विधेयक है 1961 का है, और इसमें जो है 298 सेक्शंस हैं। ठीक है, तो ये जो है बहुत लंबा हो जाता है, तो इसे शॉर्ट फॉर्म में करेगी सरकार, करना चाह रही है और सरलीकृत करना चाह रही है ताकि लोगों को आसानी हो सके। तो इसमें कुछ सुधार भी करेगी। अच्छा, यहाँ पर जो है, चलिए अभी देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट सूचना आपको लिए कि जो है कर की जो बात कर रही है सरकार, वो अभी न्यूज में सुनने में आ रहा है ना कि 12 लाख तक टैक्स फ्री है। टैक्स फ्री है, यदि आपकी आय जो है 12 लाख हो जाती है तो आपको कोई भी कर देने की ज़रूरत नहीं होगी। तो वो कैसे होगा, उसके लिए सरकार जो है क्या क्या प्रावधान की है, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें क्या कर रही है सरकार कि जैसे अभी जो है 0 से 4 लाख तक क्या है, 0% टैक्स है। ठीक है, नया कर स्लैब बता रहे हैं जो अभी लाई है सरकार। 4 से 8 लाख के बीच में कितना, 5% का निर्धारित की है। 8 से 12 लाख के बीच के लिए 10% निर्धारित की है। 12 से 16 लाख के लिए जो है 15% निर्धारित की है। ठीक है, 16 से 20 के लिए जो है 20% निर्धारित की है। 20 से 24 के लिए 25% निर्धारित की है। और 24 से एबव के लिए जो है 24 लाख से एबव के लिए 30% निर्धारित की है। तो इतना निर्धारित की है। अब लेकिन जो है यहाँ पर बोल रही है सरकार कि 12 लाख तक जो है कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो वो कैसे होगा, जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट था 1961 का, उसमें रिबेट का कुछ प्रावधान किया गया है। तो जो हमारा सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, उसमें सेक्शन है 87 का, सॉरी 80G का। इसके तहत जो है पुराने टैक्स स्लैब्स के अनुसार जो है कुछ रिबेट मिलते थे, एग्जेम्पशन मिलता था। अभी जो सरकार कह रही है वो नए टैक्स रिजिम के अंतर्गत जो है सेक्शन 87A के तहत जो है यदि किसी का आय जो है 12 लाख तक है तो उसको रिबेट मिलेगा, यानी 0% टैक्स होगा। यदि आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और आपको सैलरी मिल रही है, तो वहाँ पर 75,000 का अतिरिक्त छूट भी मिलेगा, जिसे हम स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में जानते हैं। तो कुल जो है 12,75,000 का आपको आय होगा, तो इस पर टैक्स नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब होगा कैसे कि ये जो है ये 87A के तहत जो है इंजेक्शन मिलेगा, सरकार अभी बताएगी। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज मान लीजिए
कोई नया पेज ले लेते हैं। हाँ चलिए यहाँ देख लेते हैं। सपोज जो है आपकी आय है 4 लाख रुपये, मान लीजिए कि आपकी आय 16 लाख रुपए हो गई। ठीक है, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा? 4 लाख तक तो हमारा जीरो है, 0%। 4 लाख से 8 लाख के लिए कितना? 5%। 8 से 12 लाख के लिए जो है हमारा 10%। 12 से 16 लाख के लिए हमारा 15%। तो 4 लाख तक तो 0%। अब यहाँ बचा कितना? 4 लाख बचा। क्योंकि 4 लाख से 8 लाख 4 लाख ही हुआ ना, तो इसका 5% कितना हो जाएगा? 4 लाख का 5% कितना हो जाएगा? 20,000। ठीक है, यहाँ पर भी 4 लाख का अंतर है, तो ये 4 लाख के लिए कितना हो जाएगा? 10%, यानी 40 लाख, 40,000। ठीक है, यहाँ भी 4 लाख का अंतर है, तो ये 4 लाख के लिए कितना? 15%। ये कितना हो जाएगा? 15 चौके 60, 60,000। ठीक है, कुल टैक्स कितना हो गया? 1,20,000। ठीक है, पहले क्या था? पहले इसी 16 लाख पे 1,70,000 देना पड़ता था। ठीक है, तो यहाँ पर बचत कितनी हुई? 50,000 की, 50K की। ठीक है, बचत हो गई, तो ये नए टैक्स रिजिम के अंतर्गत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग कहाँ पर थे? यहाँ पर थे। विनियामक सुधार भी किए जाएंगे, जैसे उत्पादकता और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सिद्धांत आधारित सरल विनियामक फ्रेमवर्क लाया जाएगा। ठीक है, विनियामक सुधारों के लिए उच्च स्तरीय समिति बनेगी। राज्यों का विशेष अनुकूलन सूचकांक जारी किया जाएगा। तो राज्यों का विशेष अनुकूलन सूचकांक जब जारी किया जाएगा, तो इससे होगा क्या कि जैसे जब विशेष अनुकूलन सूचकांक जारी करेंगे, तो इससे होगा क्या कि राज्यों की स्थिति पता चल पाएगी कि वहाँ पर जो है निवेश करने की स्थिति क्या है। जैसे किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए क्या है, सबसे पहली चीज़ तो वहाँ पर राजनीतिक रूप से स्थिरता हो। ठीक है, जब स्थिरता रहती है तो निवेश आकर्षित होते हैं। तो राज्यों के लिए निवेश अनुकूलन सूचकांक जारी करेगी, ताकि ये पता चल जाए कि राज्यों में निवेश करने का माहौल क्या है। उससे क्या होगा क्या कि जो निवेशक जो हैं वहाँ पर आकर्षित होंगे। तो ये चीज़ लाएगा। FSDC तंत्र वर्तमान वित्तीय विनियमों और सहायक अनुदेशों के प्रभाव का मूल्यांकन करने तथा उनकी प्रतिक्रियात्मक बढ़ाने और वित्तीय क्षेत्र के विकास के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। जन विश्वास विधेयक 2.0 विभिन्न कानूनों में 100 से अधिक प्रावधानों को गैर आपराधिक घोषित किया जाएगा। ठीक है, तो इसके द्वारा जो है बहुत सारे ऐसे कानून जो है जिन्हें गैर आपराधिक घोषित किया जाएगा, पहले भी सरकार कर चुकी है। FSDC यहाँ पर जो है एक तंत्र विकसित होगा। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल स्थापित होगा, ताकि जो है रेगुलेटरी फाइनेंस वर्क को सुदृढ़ किया जा सके, रेगुलेट किया जा सके। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव। अप्रत्यक्ष कर क्या है? जैसा कि प्रत्यक्ष कर आप लोगों को पता है कि प्रत्यक्ष कर वैसा होता है कि जो कराघात और करापात होता है सेम व्यक्ति पर होता है। अप्रत्यक्ष कर जो है, करापात जो है किसी और पर होता है, कराघात जो है कोई और करता है, किसी और पर लगता है। जैसे GST हो गया,
तो करापात जो होता है सेलर पर होता है, और कराघात होता है बायर पर होता है। ठीक है, चलिए इसको देखें। तो औद्योगिक माल के लिए सीमा शुल्क टैरिफ की संरचना को तर्कसंगत बनाना। 7 टैरिफ दरों को हटाया जाएगा। एक से अधिक उपकर या अधिभार का उद्ग्रहण न करना। प्रभावी ड्यूटी इंसिडेंट्स बनाए रखने के लिए उपयुक्त उपकर लगाया जाएगा। क्षेत्र विशिष्ट प्रस्ताव। मेक इन इंडिया, एलईडी एलसीडी टीवी के लिए ओपन सेल, टेक्सटाइल के लिए लूम, और मोबाइल फोनों और ईवी की लिथियम आयन बैटरी से संबंधित पूंजीगत माल के ले छूट। एमआरओ का संवर्धन। ठीक है, तो जलपौध निर्माण और पुराने जहाज़ों को तोड़ने से संबंधित माल के संबंध में 10 वर्षों की छूट तथा मरम्मत के लिए आयातित रेलवे माल के निर्यात की समय सीमा का विस्तार। अब एमआरओ क्या है? एमआरओ जो है मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल से संबंधित है। तो जो भी जो है जलपोत है उसके संबंधित है, उसके लिए एमआरओ का संवर्धन किया जाएगा। निर्यात संवर्धन, हस्तांतरित हस्तशिल्प और लेदर क्षेत्रों के लिए ड्यूटी फ्री इनपुट। ठीक है, व्यापार सुविधा को बढ़ावा देना। अनंतिम निर्धारण को अंतिम रूप देने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। स्वीकृति के बाद महत्वपूर्ण तथ्यों की स्वेच्छा से घोषणा करने तथा ब्याज सहित लेकिन बिना जुर्माने के शुल्क का भुगतान करने के लिए नया प्रावधान। समय सीमा बढ़ाकर 1 वर्ष करने तथा मासिक के स्थान पर तिमाही विवरण दाखिल करने के लिए आईजीसीआर नियमों में संशोधन किया गया है। जीवन रक्षक दवाओं के लिए भी कुछ किया गया है, जैसे कि 36 जो है ऐसी जीवन रक्षक दवाएं हैं जो औषधियों को छूट प्राप्त की गई हैं। जीवन रक्षक दवाएं क्या होती हैं? ऐसी औषधियां जो जीवन की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, 6 दवाओं को 5% शुल्क वाली सूची में डाला गया है। 37 दवाओं और 13 नए रोगी सहायता कार्यक्रमों को छूट प्राप्त सूची में जोड़ा जाएगा। दुर्लभ रोगों जैसे कैंसर, गंभीर चिरकालिक बीमारियों की दवाइयों के लिए ये लाया गया है। अब ये प्रत्यक्ष कर वाला स्लैब तो हमने बता दिया था। ठीक है, यहां पर एक चीज और देख लेते हैं। जैसे ये दिखा है ना, ये सारा स्लैब हमने पूरी तरीके से डिस्कस कर दिया था। कठिनाइयों को दूर करने के लिए टीडीएस और टीसीएस का युक्तिकरण। टीडीएस क्या है? टैक्स डिडक्ट एट सोर्स। ठीक है, और टैक्स कलेक्टेड बाय सेलर, यानी जो सोर्स है वहीं से आपका टैक्स जो है डिडक्ट हो जाए और जहां आप सेल कर रहे हैं वहीं से टैक्स जो है कलेक्ट हो जाए। तो उसके लिए युक्तिकरण लाया गया है। तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर कटौती 50,000 से दोगुना करके 1 लाख कर दिया गया है। तो ये सीनियर सिटीजन यानी 60 वर्ष से जिनकी आयु अधिक हो गई है तो उनको रिबेट दिया जाएगा 1 लाख तक। यानी जो भी आप बैंक में पैसे जमा किए हैं या जो भी अर्निंग हो रही है, यदि उस पर जो है आपका टैक्स लायबिलिटी 50,000 है तो उसे बढ़ा करके 1 लाख कर दिया गया है। किराए पर टीडीएस के लिए 2.5 लाख से वार्षिक सीमा को 6 लाख बढ़ाकर 6 लाख कर दिया गया है। स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहन। अद्यतन विवरणी दाखिल करने की समय सीमा को वर्तमान में 2 वर्ष से 4 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। यानी आईटीआर की बात कर रहा है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, आईटीआर की बात कर रहा है। यानी जो भी आय होता है ना, तो जब हम टैक्स पे करते हैं तो एक रिटर्न फाइल होता है। यानी जो टैक्स हमने नहीं पे किया है या हमने गलतीवश अधिक पे कर दिया है तो वो
हम इस फॉर्म के जरिए जो है करेक्शन करते हैं। तो यहाँ पर ITR की सीमा जो है 4 वर्ष बढ़ा दी गई है, 4 साल, पिछले 4 सालों तक का भी हम भर सकते हैं। अनुपालन बोझ को कम करना, छोटे धर्मार्थ न्यासों संस्थानों के लिए उनकी पंजीकरण की अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष करके अनुपालन को कम किया गया है। करदाताओं को बिना शर्त, पहले सशर्त स्वयं के कब्जे वाली 2 संपत्ति, पहले एक थी, के वार्षिक मूल्य का दावा करने की अनुमति प्रदान की गई है। रोजगार और निवेश में क्या किया गया है, तो इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिए कर निश्चितता, अंतर्देशीय जलयानों हेतु टन भार कर स्कीम, स्टार्टअप के निर्गमीकरण के लिए 5 वर्षों का विस्तार, वैश्विक कंपनियों के शिप लीजिंग यूनिटों, बीमा कार्यालयों और ट्रेजरी केंद्र को विशेष लाभ जो IFSC में स्थापित होंगे। अवसंरचना और ऐसे अन्य क्षेत्रों में निवेश करने हेतु प्रतिभूतियों में हुए लाभों पर श्रेणी 1 और श्रेणी 2 AIF संबंधी कराधान की निश्चितता। ठीक है, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, रुपया कहाँ से आता है। ठीक है, तो रुपया कहाँ से आता है ये देखना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं कि सबसे ज़्यादा रुपया कहाँ से आता है। तो सबसे पहला तो हमारा जो रुपया आता है वो उधारी और अन्य देनदारियों से आता है। ठीक है, फिर कहाँ से आता है, 22% आयकर से आता है, उसके बाद GST से आता है, उसके बाद जो है निगम कर से आता है, ये 17% जो है निगम कर से है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद जो है गैर कर प्राप्तियां हैं, यानी जो कर से इतर जो प्राप्तियां प्राप्त होती हैं। गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां, सीमा शुल्क से 4%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 5%, यहाँ से। अब रुपया जाता कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा जो है हम राज्यों को कर हस्तांतरण करते हैं। कितना करते हैं, वो 22% करते हैं। फिर उसके बाद जो है वो ब्याज पर जाता है। ठीक, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर जाता है, कितना जाता है, 16%। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं क्या है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी केंद्र प्रायोजित योजना। केंद्र प्रायोजित योजना में क्या होता है, कुछ पैसे केंद्र भी लगाते हैं, कुछ पैसे राज्य भी लगाते हैं, और यहाँ पर केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक है, सॉरी, ये वाला जो है केंद्रीय क्षेत्रक है ना, केंद्रीय क्षेत्र है, और केंद्र प्रायोजित ये वाला है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो है केंद्र और राज्य दोनों लगाते हैं, और केंद्रीय क्षेत्रक में सिर्फ केंद्र ही लगाती है। ठीक, तो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए 16%। तो ये 3 याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा राज्यों को कर एवं शुल्क का हिस्सा, फिर ब्याज भुगतान और केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम पर, ये 3 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सरकार की प्राप्तियां देखें तो राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं, पिछले वीडियो में हमने कुछ बताया था कि इसके बजट से संबंधित कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है हमने डिस्कस की थी। तो राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं, व्यवसाय या सामान्य गतिविधि से प्राप्त आय, जैसे कि कर हो गया, शुल्क हो गया, ब्याज हो गया, लाभांश हो गया। ठीक है, वो जो है राजस्व प्राप्तियों में आती हैं। और वहीं पूंजी प्राप्तियां जो है, जिससे राजस्व प्राप्तियों में क्या होता है, परिसंपत्तियों और देनदारियां जो है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं कि इस पर जो है परिसंपत्तियों और देनदारियों पर प्रभाव पड़ता है। तो इसमें क्या क्या आ जाती हैं, जैसे उधार हो गया, ऋण हो गया, ऋण वसूली हो गया, विनिवेश हो गया, भूमि हो गया, जमीन हो गया, एयरपोर्ट को बेचना हो गया। तो ये सब पूंजीगत प्राप्तियों में आती हैं। ठीक है,
तो सरकार ने क्या बोला है कि राजस्व प्राप्तियां क्या होगी 2025-26 में 34.2 लाख करोड़ की होगी, और पूंजीगत प्राप्तियां कितनी होंगी तो 16.4 लाख करोड़ रुपए की होंगी। तो 34.2 और 16.4 कुल कितना हो गया 60 और ये 4 1 5, तो 50.6। तो कितना शुरुआत में हमने बताया था कितने का जो है बजट पेश किया गया है, तो 50.65 लाख करोड़ का। तो यही चीज़ निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये प्राप्तियां हो गई। अब देखिए व्यय के बारे में देख लें। तो प्रभावी पूंजीगत व्यय, प्रभावी पूंजीगत व्यय क्या होता है? ऐसा पूंजीगत व्यय ऐसा व्यय जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है निवेश करते हैं, ठीक है, जिससे हमें दीर्घकाल में लाभ हो। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि राज्यों को दिए जाने वाला व्यय भी शामिल किया जाता है, तो वो होता है प्रभावी पूंजीगत व्यय। तो सरकार बोल रही है कि 15.5 लाख करोड़ रुपए जो है हम इसमें खर्च करेंगे। और यहाँ राजस्व व्यय कितना होगा 39.4 लाख करोड़ रुपए। राजस्व व्यय क्या है कि जिसमें जो है परिसंपत्तियां और देयता पर कोई असर नहीं पड़ता है, यानी दैनिक कामकाज के लिए जो सरकार व्यय करती है, जैसे पेंशन हो गया, वेतन हो गया, ठीक है, इसके लिए जो है व्यय करती है वो राजस्व व्यय होता है। कार्यालय का खर्च हो गया तो उसके लिए है। तो कुल व्यय जो है कितना होगा, कुल व्यय कितना होगा 15.5 ये हो गया, और 39.4, तो ये 9 14 और ये 4 1 5, 54.9। तो जो है 54.9, और यहाँ हमने कुल आय कितना देखा था, प्राप्तियां कितना देखा था 50.65, तो ये 50.65, ठीक है, लाख करोड़ का। तो अब जब इसमें माइनस करेंगे तो ये 5 हो गया, और ये 8 में से 6 गया 2, और यहाँ पर 3 हो गया, यानी इतना लाख करोड़ रुपए सरकार कहीं ना कहीं से ऋण लेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मजबूत आर्थिक बुनियाद जो है घाटे की प्रवृत्ति जो है देखिए कैसे है। तो यहाँ पर बात कर रहा है फिस्कल डेफिसिट की। तो ये जो है जो प्रेजेंट में जो दिखा रहा है आगामी वित्त वर्ष के लिए 25-26 के लिए, वो ये वाला है, ठीक है, बैंगनी कलर वाला, ये वाला। तो फिजिकल डेफिसिट कितना होगा 4.44, यानी जीडीपी के प्रतिशत के रूप में दिखा रहा है। ठीक है, तो फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, राजकोषीय घाटा जिसे हम लोग बोलते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी। यहाँ पर क्या होगा कुल व्यय माइनस कुल आय, ठीक है, कुल राजस्व या कुल आय, राजस्व भी कह सकते हैं, राजस्व। तो ये फिस्कल डेफिसिट होगा। तो जीडीपी का कितना परसेंट रहने वाला है 4.44%। रेवेन्यू डेफिसिट यानी राजस्व घाटा किसे बोलते हैं, राजस्व घाटा जो है राजस्व व्यय जो हम लोगों ने देखा था ना ऊपर, राजस्व व्यय ये, ठीक है, राजस्व व्यय, ठीक है, एवं राजस्व प्राप्ति जो है कम हो, यानी राजस्व व्यय जो है ज़्यादा हो और राजस्व प्राप्ति जो है कम हो,
तो हम उसे क्या बोलते हैं, राजस्व घाटा। तो यानी कि व्यय हम ज़्यादा कर रहे हैं, राजस्व प्राप्ति माइनस राजस्व व्यय, ठीक है। यानी ये प्राप्ति, ये प्राप्ति जो है क्या हो, हमारी कम हो और राजस्व व्यय अधिक हो, तो ये क्या क्या होगा, राजस्व घाटा। चलिए हम यहाँ पर सही साफ साफ लिख देते हैं। जब राजस्व व्यय जो है, राजस्व व्यय ज़्यादा हो, ठीक, और राजस्व प्राप्ति जो है क्या हो, कम हो, तभी तो हमारा राजस्व घाटा होगा। तो वो जीडीपी का 1.5% रहने वाला है। इफेक्टिव रिवेन्यू डिफिसिट यानी प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है, तो पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि राजस्व घाटा जो है, राजस्व घाटे में से जब हम माइनस कर देते हैं पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान जो है, जब हम देते हैं पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान, तो हमारा निकल के आता है इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट। तो ये जो है जीडीपी का कितना रहने वाला है, 0.3%, ठीक है। चलिए प्राइमरी डेफिसिट की बात कर लें। अगला जो है हमारा प्रभावी पूंजीगत प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट, प्रभावी पूंजीगत घाटा तो देख लिया ना, सॉरी पेन आज दोस्तों काम नहीं कर रहा सही से, और ये स्लाइड जो है वहाँ से उठाया है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है आज। तो हमारा जो प्राथमिक घाटा है, प्राथमिक घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा हमने देखा ना यहाँ पर, ठीक है, ये वाला फिजिकल डेफिसिट। राजकोषीय घाटा, ये तो राजस्व घाटा हो गया, ये राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा में से जब हम ऋण पर ब्याज, इसी में से जो है ऋण पर ब्याज जो है हम जो अदायगी करते हैं, तो उसे जब हम निकाल देते हैं तो प्राथमिक घाटा हमारा निकल के आता है। तो जीडीपी का 0.8% रहने वाला है। तो ये सब हम पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी। केंद्र की निवल प्राप्ति के बारे में देखें तो नेट सेंटर टैक्स रिवेन्यू जो है, ये ग्रीन कलर से दिखाया गया है, तो ये 28.4 लाख करोड़ का रहने वाला है। नॉन टैक्स रिवेन्यू जो है वो 5.8 लाख करोड़ का रहने वाला है, और जो है नॉन डेट कैपिटल रिसीट जो है 0.8 लाख करोड़ का रहने वाला है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कुल अंतरण यानी कुल ट्रांसफर जो किया जाएगा वो कितने लाख करोड़ का किया जाएगा, आगामी वित्त वर्ष के लिए 25.6 लाख करोड़ का। प्रमुख मदों पर व्यय जो है सबसे ज़्यादा किस में किया गया, तो सबसे ज़्यादा किया गया रक्षा क्षेत्र पर। हर बार सरकार करती है, चूँकि रक्षा क्षेत्र पर करना इसलिए ज़रूरी है कि सामरिक दृष्टि और स्ट्रेटेजिक दृष्टि से देखते हुए ये बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेटेजिक, खास तौर से स्ट्रेटेजिक रूप से यानी रणनीतिक रूप से।
जब कोई हम पर वार करेगा तो उस दौरान जो है हमें अपने देश को बाहरी आक्रमणों से बचाना भी तो है। तो सबसे ज़्यादा सरकार जो है रक्षा पर व्यय कर रही है। कितना कर रही है? ये लाख करोड़ में है, 4,91,732 लाख करोड़ रुपए। उसके बाद ग्रामीण विकास पर कर रही है, गृह मंत्रालय पर, कृषि और संबद्ध कार्यकलाप पर। तो ये चार तो आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा। शिक्षा जो है पिछली बार भी नीचे था और इस बार भी नीचे है, 1,28,650। स्वास्थ्य पर 98,311 करोड़ का। शहरी विकास पर 96,777 करोड़ पर। सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार पर 95,298 लाख करोड़ का। ऊर्जा पर जो है सरकार खर्च करेगी 81,174 लाख करोड़ का। वाणिज्य और उद्योग पर जो है 65,553 लाख करोड़ का। समाज कल्याण पर जो है 60,052 लाख करोड़ का। वैज्ञानिक विभाग पर जो है 55,679 लाख करोड़ का। तो ये था दोस्तों हमारा बजट का प्रमुख शॉर्ट फॉर्म में विशेषताएं। इस पर हम नेक्स्ट वीडियो भी लेकर के आएंगे बजट से संबंधित, और इस पर MCQ भी लेके आएंगे। तो आप लोग जो है चैनल से जुड़े रहिए और लोगों तक जो है चैनल को शेयर कीजिए, ताकि जो है और भी लोगों को इसका लाभ मिल सके। और उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।